और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर से आपको बड़ी खबर दे दे, रंजिश के चलते युवक की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की ये वारदात नजीराबाद थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में हुई थी। पुलिस के मुताबिक मृतक बलबीर का 4 दिन पहले ही क्षेत्र में रहने वाले बाला से झगड़ा हुआ था। मौका पाकर जवाहर नगर में आरोपी बाला ने बलबीर की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। बेरहमी से की गई हत्या की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं। और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर चुकी है। फोन लाइन पर रतीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रतीश, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं ये बहुत ही अमानवीय भी दिखती हैं, लेकिन इस पूरे मामले में क्या डेवलपमेंट अब तक हुआ है? गिरफ्तारी के अलावा कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? देखिए, कानपुर का नजीराबाद थाना क्षेत्र है जहां जवाहर नगर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी दिल दहला देने वाली घटना है। सीसीटीवी फुटेज जब निकल के आया, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है जो आरोपी बाला है, अंकुर उर्फ बाला, वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है, घात लगाए बैठा है। और जैसे ही वहां पर बलबीर पहुंचता है, उस पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है और उसके सर को टारगेट बनाता है। सर बहुत नाजुक अंग होता है शरीर का, और सर पर इतने कड़े प्रहार करता है कि मौके पर ही बलबीर की मौत हो जाती है। 4 दिन पहले बलबीर और बाला का झगड़ा हुआ था, कहासुनी हुई थी, और इसी बात को लेकर के बाला काफी नाराज था और घात लगा करके अपनी पत्नी के साथ मौके पर मौजूद था और उसके बाद मार करके वहां से फरार हो गया। लेकिन कानपुर पुलिस ने जल्द ही इसको वर्कआउट किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, और खंगालने के बाद उसको ये तस्वीर सामने आ गई कि बाला ने अपनी पत्नी के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और उसे पकड़ लिया गया है। बहुत शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए। तो गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन देखिए, नजीराबाद थाना क्षेत्र के आरके नगर की ये घटना बताई जा रही है। साजिश के तहत यह हत्या की गई है। 4 दिन पहले बताया जा रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और इसी विवाद को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा की बैठक है। अलग अलग जगह और क्षेत्र के हिसाब से भाजपा की होगी बैठक में सभी नगरीय निकायों में चुनाव संयोजक किए जाएंगे नियुक्त। इसके अलावा आपको बताएं कि नवंबर दिसंबर में कुल 753 नगरीय निकाय संस्थाओं में चुनाव होने हैं और 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषदों में जीत के लिए रणनीति तैयार की गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा की बैठक है। 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषदों में जीत के लिए रणनीति बनी है। तो निकाय चुनाव पर भाजपा की तैयारी क्या है, ये एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, 7 सितंबर धर्मपाल सिंह सैनी, जिन्होंने नोएडा में बैठक का प्लान तैयार किया है। 7 सितंबर आगरा और ब्रज क्षेत्र की भी बैठक होने वाली है। इसके अलावा 8 सितंबर को काशी क्षेत्र की बैठक होने वाली है। 8 सितंबर को ही प्रदेश अध्यक्ष भी कानपुर में बैठक करने वाले हैं। इसके 9 सितंबर को गोरखपुर में बैठक होने वाली है। 9 सितंबर को ही लखनऊ में भी अवध क्षेत्र की बैठक हो जाएगी। इसके बाद 11 और 12 सितंबर का जो शेड्यूल है वो भी आपको बता देते हैं। जिला स्तर पर बैठक होने वाली है। 14 और 15 सितंबर की अगर बात करें तो मंडल स्तर की बैठक होगी। ये पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है और इसी के हिसाब से बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि 8 सितंबर को काशी क्षेत्र की बैठक होने वाली है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बैठक लेंगे। 9 सितंबर को गोरखपुर में भी बैठक है। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनुभव, निकाय चुनावों को लेकर अब तैयारी जोरों पर है, बैठक का शेड्यूल भी सामने आ चुका है। इसके अलावा क्या बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है? देखिए, बिल्कुल किस तरीके से ये नगर निकाय के चुनाव जीतने हैं बीजेपी को, उसकी क्या रणनीति रहेगी, कैसे इसे जीता जाए, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कल मुख्यमंत्री आवास पर भी कोर कमेटी की बैठक हुई थी। और अगर हम कहें कि नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद, नए प्रदेश महामंत्री संगठन के आने के बाद पहली बार कोर कमेटी की बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर, तकरीबन 1.5 घंटे तक चली और इन्हीं सारी चीज़ों पर मंथन हुआ। एक तो सेवा पखवाड़ा मनाना है बीजेपी को पूरे प्रदेश में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक वो पूरा, अगर हम कहें तो सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। उसमें तमाम कार्यक्रम होंगे, ज़िलों में भी बैठकें होंगी, मंडलों में भी बैठकें होंगी और कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि
नगर निकाय किस तरीके से उनको जीता जाए चुनाव। 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। अगर हम तमाम सारे लोग जो हैं वो बीजेपी कार्यालय पर भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष को भी यहाँ थोड़ी देर में पहुँचना है, वो भी यहाँ पर आएंगे। और इससे पहले भी कुछ लोग आ रहे हैं, क्योंकि कल एक बैठक भी हुई थी यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में। तो नगर निगम की अगर बात करें तो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 200 से ज़्यादा जो है वो नगर पालिकाएँ हैं, फिर नगर पंचायतें 700 से ज़्यादा हैं, 753 के आसपास है। इसमें जीत की रणनीति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए अलग अलग तारीख रखी गई है। ज़िले में बैठकें कब होंगी, 11-12 तारीख को, फिर 14-15 तारीख को मंडलों में बैठकें होंगी। उसके बाद आप देखिए जो प्रदेश महामंत्री संगठन है धर्मपाल सैनी, वो बैठकें करेंगे, नोएडा में बैठक करेंगे, ब्रज क्षेत्र की बैठक करेंगे। इसके अलावा काशी और गोरखपुर क्षेत्र की अलग बैठक होनी है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कानपुर भी जाएंगे 8 तारीख को, फिर 9 तारीख को अवध क्षेत्र की बैठक करेंगे। यानी पूरा फोकस बीजेपी का अब इस नगर निकाय चुनाव पर आ चुका है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर नए महामंत्री संगठन हो, दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही नगर निकाय के चुनाव है। सबसे पहले 2024 तो भी बाद में है, उसमें तो पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है वो रखा है, लेकिन उससे पहले ये नगर निकाय के चुनाव बीजेपी के सामने एक चुनौती के तौर पर है। क्योंकि हमने देखा जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी अध्यक्ष बने तो 12 में 10 पर बीजेपी जीत गई, फिर उसके बाद जब चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी ने 16 में 14 पर जीत हासिल की। नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने भी चुनौती है, वो उन्होंने एबीपी गंगा से बात करते कहा था हम 17 में 17 नगर निगम पर जीत हासिल करेंगे। तो वो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति। और 12 तारीख को और लखनऊ ये में फोकस पार्टी होगा मुख्यालय भी पर भारतीय जनता पार्टी का कि 2024 से पहले नगर निकाय चुनाव जो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी होगा, उस पर जीत हासिल कर सके। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां लूट के बाद भाग रहे बदमाशों का पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और इसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। ये मुठभेड़ हुई बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में, जहां सोमवार देर शाम एक व्यक्ति के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। सूचना पर पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया तो परासौली गांव के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश विजय और सत्यम पुलिस की गोली लगने से जख्मी हुए। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज करवाया गया। वहीं मौके से पुलिस एक बाइक, 2 अवैध तमंचा, कारतूस और लूटे गए 3000 रुपए के साथ एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। 4 बदमाशों ने एक व्यक्ति से लूट की घटना कारित की थी, जिसमें उसका मोबाइल और रुपए लूट लिए थे। एक बदमाश उसी समय पकड़ लिया गया था। शेष बदमाश मौके से भागने में सफल रहे थे, लेकिन उसका लगातार पुलिस पीछा कर रही थी। वो नहर की पटरी होकर के भाग रहे थे। बाद में पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर ली। अपने से को घेरा हुआ देखते हुए बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया है। इलाज जारी है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के बाद से प्रशासन एक्शन में है। होटल को जल्द ही सील किया जाएगा और इसके बाद होटल गिराने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। होटल को बिना नक्शे के पास करवाए बिना बनवाया गया है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नक्शा पास ना होने के बावजूद होटल कैसे बन गया। व्यवस्था सही नहीं थी तो एनओसी कैसे दे दी गई। जिन अधिकारियों की गलती है उन पर कब कार्रवाई होगी। जब होटल बन रहा था तब इलाके के अधिकारी क्या कर रहे थे, ये तमाम अहम सवाल एबीपी गंगा उठा रहा है। इस अग्निकांड में 4 लोगों की जान चली गई है, 4 युवाओं की जान गई है। उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, परिजन ये सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच ये आदेश है कि होटल को गिराया जाए, क्योंकि बिना नक्शा पास हुए बना है होटल। और किसने दी मौत वाली जानकारी, एनओसी। देखिए, जोनल अधिकारी ने 7 मई 2022 को नोटिस भेजा था और होटल की तरफ से 12 मई 2022 को जवाब भी दिया गया। इस पूरे मामले में होटल ने जवाब में अग्निशमन विभाग का एनओसी दिखाया था, ये जानकारी सामने आई है। इसके अलावा होटल ने 2021 से लेकर 2024 तक का एनओसी दिखाया था और होटल को एनओसी देने पर सवाल खड़े हुए। होटल में आग से बचने के इंतजाम की बेहद कमी दिखाई दी, खामियां पाई गई और फसाड पर लोहे की ग्रिल लगी थी, जो कि गलत थी। नियम के मुताबिक एनओसी नहीं दी जा सकती थी और होटल के नक्शे की कोई कॉपी नहीं दी गई थी। ये तमाम अहम जानकारी अग्निकांड के बाद सामने आई है। और इसके अलावा देखिए, असली दोषी सिस्टम है, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि नक्शा पास ना होने के बावजूद होटल कैसे बन गया। अगला सवाल ये भी है कि व्यवस्था सही नहीं थी तो एनओसी कैसे दे दी गई।
हादसा होने के बाद ही अधिकारियों की नींद क्यों खुलती है? सबक क्यों नहीं लेते? क्यों भुला दिए जाते हैं हादसे? जैसा एक्शन अभी हो रहा है वैसा लगातार क्यों नहीं होता? ये सवाल भी एबीपी गंगा उठा रहा है। जिन अधिकारियों की गलती है उन पर कब तक कार्रवाई होगी? जब होटल बन रहा था तब इलाके के अधिकारी क्या कर रहे थे? दोषी अधिकारी कर्मचारियों की पहले पहचान क्यों नहीं की गई? इसके अलावा जो अगला सवाल है, ऐसे खतरों को टालने के लिए निगरानी के इंतजाम अधूरे क्यों हैं? ये तमाम अहम सवाल भी इस पूरे अग्निकांड में उठ रहे हैं। लखनऊ के लेवाना सूट्स होटल में अग्निकांड के बाद एबीपी गंगा की टीम शहर के दूसरे होटल की रियलिटी चेक के लिए पहुंची लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर। तो होटल की पार्किंग में अनोखा नजारा देखने को मिला। पार्किंग एरिया में सेंट्रलाइज एसी से लेकर बड़ा सा झूमर, दीवारों पर वुडन वर्क से लेकर नक्काशीदार कांच की सजावट नजर आई। कीमती सोफे और एक रियल एस्टेट का ऑफिस भी यहां पर दिखाई दिया। करीब 5 महीने पहले इस होटल में भी आग लगी थी। एबीपी गंगा की टीम को देखकर होटल के मैनेजर भी वहां आ पहुंचे। आनन फानन में पार्किंग एरिया में गाड़ियों को खड़े करने का इंतजाम किया जाने लगा। लेवाना होटल में आग लगने और 4 लोगों की मौत के बाद कई होटल राडार पर हैं, लेकिन रसूखदारों के होटलों पर एलडीए कोई कार्रवाई नहीं करता, ना ही जिला प्रशासन और पुलिस के अफसर इस तरफ आंख उठाकर देखते हैं। हम जिस होटल में खड़े हैं वो गोमती नगर के पॉश इलाके में स्थित है। सैवी ग्रांड होटल का नाम है और लेवाना से पहले करीब 5 महीने पहले यहाँ भी आग लगी थी। ये कहा गया था कि होटल में कई अवैध निर्माण हैं और अवैध निर्माण का एक नमूना आपको दिखाते हैं कि ये नीचे जो रास्ता जा रहा है ये बेसमेंट है और ये पार्किंग के लिए बनाया गया था। यानी होटल में रहने वाले जितने लोग हैं ये उनके लिए पार्किंग का इंतज़ाम था। ये पार्किंग जब आग लगी थी तो ये देखिए सामने ये आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर आग लगी थी और यहाँ पर बताया जाता है कि किचन चल रहा था, उसमें आग लगी थी। आप ये लकड़ी की शीट्स और प्लास्टिक के शीट्स तमाम देख रहे हैं, पूरा ढका गया है। और होटल के नीचे जो पार्किंग एरिया है आपको दिखाते हैं पार्किंग कैसी है। यहाँ पर वाहन खड़े होने चाहिए, जो होटल के लोग जो गेस्ट आते हैं यहाँ पर उनके वाहन होने चाहिए, लेकिन लिखा तो है पार्किंग और कागजों में सब पार्किंग है भी, लेकिन ये पार्किंग एरिया है। देखिए शानदार झूमर लगा हुआ है ये पार्किंग में, ये है इस होटल की पार्किंग और अंदर का नज़ारा देख लीजिए आप। शानदार पार्किंग, ऐसी पार्किंग आपने कहीं देखी नहीं होगी। इतने जो साज सज्जा है यहाँ पे और एक शानदार ऑफिस भी बना है। यहाँ पर किसी रियल एस्टेट कंपनी का ये ऑफिस लग रहा है, नाम भी लिखा हुआ है। गाड़ियों के नाम पर सिर्फ यहाँ 2 कारें हैं जो शायद होटल के लोगों की होंगी, इनके मालिकों की होंगी। ये शानदार सोफे पड़े हैं, ये है होटल का एरिया, पार्किंग एरिया। और जब एलडीए से अप्रूवल लिया गया होगा इस एरिया को तो पार्किंग के तौर पर लिया होगा, लेकिन अब इसका इस्तेमाल यहाँ पर जो हो रहा है वो सब आप देख रहे हैं। तुरंत यहाँ पर हमारा कैमरा आते ही यहाँ पर गाड़ियाँ आने लगी हैं, खड़ी होने लगी हैं। लोग यहाँ पर अचानक सब होटल में रुकने आ गए, ठहरने आ गए, गाड़ियाँ लेके आ गए हैं। तो ये है पार्किंग एरिया, लेकिन पार्किंग के रूप में जो जैसी पार्किंग हम लोगों ने देखी, ये वीवीआईपी होटल है, बहुत बड़ा होटल है, तो शायद यहाँ पर एसी लगे हों पार्किंग में और ये शायद साज सज्जा इतनी जो देख रहे हैं आप, ऑफिस भी है यहाँ पे। ये एलडीए के अधिकारियों को कभी नहीं दिखेगा कि यहाँ पर किस रूप में इसका नक्शा पास कराया गया। जो एक लेआउट होता है बिल्डिंग का लेआउट प्लान, उस प्लान को कैसे चेंज करके अल्टर कर लिया गया, ये एलडीए के अफसरों को भी देखना चाहिए। कैमरा से प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब खबर है अलीगढ़ से, जहां कार और बाइक के टक्कर में कार और बाइक दोनों में ही आग लग गई। अलीगढ़ के कासगंज रोड के थाना छर्रा इलाके का ये मामला है। टक्कर के बाद दोनों ही गाड़ियों में भीषण आग लगने की तस्वीर देखने को मिली। तस्वीरें आपके सामने हैं। अलीगढ़ में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक में भी आग लगी और कार में भी आग लग गई। थाना छर्रा इलाके के कासगंज रोड का ये मामला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लगी। आगजनी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लगी। थाना छर्रा इलाके के कासगंज रोड पर यह हादसा हुआ। बाइक और कार की टक्कर हुई थी और दोनों ही वाहनों में आग लग गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी भीषण आग।
और चलिए अब बात नाम पर महासंग्राम की कर लेते हैं, क्योंकि गोरखपुर में नगर निकाय चुनाव से पहले ही वार्डों के नाम बदलने को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। सपा ने भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए वार्डों का नाम बदलने जाने पर आपत्ति जाहिर की। सपा का आरोप है कि मुस्लिम नाम वाले पुराने वार्डों के नामों को बदला गया है और इसको लेकर नगर आयुक्त को सपा नेताओं ने प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। वहीं भाजपा ने इस मामले पर किसी भी तरह की जाति धर्म से जुड़ी राजनीति नहीं करने की बात कही है। मेयर ने भी नाम बदलने के मामले को सियासत को गलत ठहराया है। पुराने वार्ड जो हैं उसमें छेड़छाड़ कतई नहीं होना चाहिए, और अगर छेड़छाड़ महापुरुषों या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पे नाम रखना था तो 10 वार्ड जो बढ़े थे उस पे रखा जा सकता था। लेकिन वर्तमान समय में इन लोगों ने मुस्लिम मोहल्ले जो भी थे, जैसे इस्माइलपुर, रसूलपुर, इलाहीबाग, अलीनगर जैसे तमाम मोहल्ले जो मुस्लिम नामों से जाने जाते थे, उनका नाम परिवर्तन करके एक गलत मैसेज दिया है। ऐसा नहीं है। देखिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं हम लोग हैं, और न मैं जातिगत भावना के रखते हैं, और हम लोग हिंदू समुदाय चाहे मुस्लिम समुदाय के लिए काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय और माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी सबका साथ सबका विकास के साथ सबके गरीबों के हित के लिए और जनता के लिए काम करते हैं। मैं उन्हीं के साथ हम लोग भी काम करते हैं, उनको दिशा निर्देश में हम लोग भी काम करते हैं। 50 वार्डों के नाम महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर किए गए हैं, और कोई राजनीतिक विद्वेष के लिए अपना मत व्यक्त करता है या उसका विरोध करता है तो सरासर गलत है। इसमें सभी जनता की जो मांग थी, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महापुरुष थे, हमारे धार्मिक गुरु थे, उनके नाम पर किया गया है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और अशफाकुल्ला खां जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके पर नामकरण एक वार्ड का किया गया है। तो नाम पर महासंग्राम शुरू हो चुका है। नगर निकाय चुनाव से पहले सियासत शुरू हो चुकी है। मुस्लिम नाम वाले वार्डों के नाम बदले गए हैं। सपा ने भाजपा सरकार पर नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। भाजपा सरकार की नीयत पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए। सपा नेताओं ने नगर आयुक्त से इस मसले को लेकर मुलाकात की है और नगर आयुक्त को प्रार्थना पत्र भी सौंपा गया है इस पूरे मामले में, क्योंकि जो नाम बदले गए हैं वार्डों के, उसको लेकर समाजवादी पार्टी विरोध जाहिर कर रही है। और देखिए किन किन वार्डों के नाम बदले गए हैं वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जनप्रिया विहार का नाम बदला गया है, मुफ्तीपुर वार्ड का नाम बदला गया है, घोसीपुर, इस तरीके के तमाम अहम वार्ड थे जिनके नाम बदल दिए गए हैं। और अगली खबर कुशीनगर से है, जहां ग्रामीणों ने मकान पर घर बिकाऊ होने का पोस्टर चस्पा कर दिया। 20 घरों पर बिकाऊ होने का लगाया गया है पोस्टर। प्रधान प्रतिनिधि पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। दरअसल दलित समाज के ये पोस्टर बताए जा रहे हैं। दलित समाज के पोस्टर लगाने वाले परिवार हैं। अल्पसंख्यक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महफूज खान पर उत्पीड़न का आरोप है। आपको बताएं कि रामकोला थाने के सपहा गांव का ये पूरा मामला है। सूचना पर हरकत में आई है पुलिस और देर रात पहुंचकर पोस्टर को उतरवाया गया है। ग्रामीण अभी भी घर बेचने पर अड़े हुए हैं। और देखिए जो पोस्टर लगाए गए हैं घर के बाहर, घर बिकाऊ है, ये मकान बिकाऊ है, वो पोस्टर भी आप देख पा रहे हैं। दलित समाज के ये परिवार हैं और उनका कहना है कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, जिस वजह से वो अपना घर बेचकर पलायन करना चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।